गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी डी फ्रक्टोज के ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के बारे में। आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया या ओसाजोन का निर्माण। तो जब कीटोस या एल्डोस, कीटोस मतलब फ्रक्टोज और एल्डोस मतलब ग्लूकोज, तो कीटोस या एल्डोस की अभिक्रिया जब फेनिल हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो येलो कलर का पदार्थ प्राप्त होता है जिसे ओसाजोन कहा जाता है। जिसे ओसाजोन कहा जाता है। जैसे हम बात करें ग्लूकोज की, यह है फेनिल हाइड्रोजन। इसे कहते हैं ओसाजोन। बताएंगे कैसे बनाया ये मैकेनिज्म से। ये हमने इसको बनाया है डी ग्लूकोज से। किससे बनाया है? डी ग्लूकोज से। ऐसे ही सेम इसको किससे बना सकते हैं? ऐसे ही सेम इसको बना सकते हैं फ्रक्टोज से। ये है डी फ्रक्टोज, ठीक है, और ये है ओसाजोन। और ये है ओसाजोन। ऐसे ही सेम इसे किससे बना सकते हैं? डी मैनोज से। किससे बना सकते हैं? डी मैनोज से। डी मैनोज क्या होता है? जिसमें हमने बताया था यहाँ इस कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह अगर लेफ्ट हैंड साइड पे होता है तो इसे डी मैनोज कहा जाता है। इसका नाम है डी मैनोज। तो हमने बनाया डी मैनोज से, डी फ्रक्टोज से और डी ग्लूकोज से ओसाजोन। अब देखो इसमें एक पॉइंट नोट करने वाले हैं। देखो ओसाजोन के निर्माण में C1 और C2 कार्बन ही यूज हो रहे हैं। C1 और C2 कार्बन ही यूज हो रहे हैं। तो ओसाजोन के निर्माण में C1 और C2 कार्बन यूज होते हैं। ओसाजोन के निर्माण में C1 और C2 कार्बन यूज होते हैं। अतः ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, जिसको तुम डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज भी लिख सकते हो, एक ही प्रकार का ओसाजोन बनाते हैं। एक ही प्रकार का ओसाजोन बनाते हैं। दूसरा पॉइंट अगर बात की जाए, देखो इसके बारे में और इसके बारे में, तो ये दोनों क्या है? C2 एपीमर, क्योंकि दूसरी पोजीशन पे ही भिन्नता है OH के बारे में। तो डी मैनोज
और डी फ्रक्टोज एंड डी ग्लूकोज। C2 एपीमर होने के कारण C2 एपीमर होने के कारण एक ही प्रकार का ओसाजोन बनाते हैं। एक ही प्रकार का ओसाजोन बनाते हैं, डी मेन्नोज और डी ग्लूकोज, और डी ग्लूकोज का डी फ्रक्टोज। ये एक येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, येलो कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसका तुम स्क्रीनशॉट लेकर भी बना सकते हो। अब इसकी बात करेंगे हम मैकेनिज्म की। पहले तुम इसको उतार लो। हमने बात करी है डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज तथा डी मेन्नोज से ओसाजोन का निर्माण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण है उसका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे डी मेन्नोज से बनवाएगा, चाहे डी फ्रक्टोज से बनवाए, चाहे डी ग्लूकोज से बनवाए, लेकिन एग्जाम रिगार्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो देखो मैकेनिज्म में पॉइंट नंबर 1, तुम इसको पॉइंट वाइज पहले उतारो। थ्योरेटिकल पॉइंट नंबर 1 है फेनिल हाइड्रोजन का एक अणु, फेनिल हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह, तो एल्डिहाइड मतलब ग्लूकोज और कीटोनिक समूह मतलब फ्रक्टोज, समूह से रिएक्शन करके इमीन बनाता है, इमीन मतलब फेनिल हाइड्रोजन इमीन बनाता है, ये लिख लो, इमीन बनाता है। बताएंगे कैसे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें, आप तो अपन ने बात कर ली फेनिल हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल, अपन 3 मॉलिक्यूल्स उसमें काम में ले रहे थे, अभी अपन ने देखा था रिएक्शन में। तो फेनिल हाइड्रोजन का सेकंड मॉलिक्यूल इमीन के पास के समीपवर्ती CHOH समूह को कीटो ग्रुप में परिवर्तित कर देता है, में चेंज कर देता है। ठीक है, चेंज कैसे करेगा? CHOH अगर कीटो ग्रुप में हुआ है चेंज, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ठीक है, ठीक है। ये देखो, इमीन को फेनिल हाइड्रोजन भी बोला जाता है। इमीन को क्या बोला जाता है? फेनिल
हाइड्रोजोल, ध्यान रखना ये चीज, हाइड्रोजीन नहीं, हाइड्रोजोल, फेनिल हाइड्रोजोल। अब क्या होगा तीसरे स्टेप में जो ये चेंज हुआ है किसमें, कीटोनिक समूह में, तो ये इम्यूनो कीटोन के कीटो समूह से फेनिल हाइड्रोजीन का तीसरा मॉलिक्यूल, क्या करेगा, इसको वापस से ओसाजोन में, तीसरा मॉलिक्यूल ओसाजोन का निर्माण करता है। ओसाजोन तथा अमोनिया लिख सकते हैं अपन, पर अभी रहने दो, ओसाजोन का निर्माण करता है। अब ये सारे पॉइंट तुम उतार लो स्क्रीनशॉट लेकर, उसके बाद हम इसकी रिएक्शन के थ्रू मैकेनिज्म बताएंगे। ये हमने बात करी मैकेनिज्म, स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2 एंड स्टेप 3। अब हम बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म के बारे में, तो ग्लूकोज के साथ कैसे करता है अभिक्रिया। ठीक है, अब चलो मैकेनिज्म की बात करें। मैकेनिज्म डी फ्रक्टोज के साथ, सॉरी डी ग्लूकोज के साथ पहले पढ़ लें, फ्रक्टोज के साथ बाद में पढ़ेंगे। डी ग्लूकोज के साथ, डी ग्लूकोज के साथ, ठीक है। चलो ग्लूकोज बनाएंगे CHO, COH, CHOH का होल थ्राइस और ये CH2OH। अब हमने कहा है पहला स्टेप क्या है, फेनिल हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड कीटोन समूह से इमीन का निर्माण करता है। अब इसमें कौन सा समूह है, एल्डिहाइडिक समूह, ठीक है। तो ये एल्डिहाइडिक समूह फेनिल हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया करके इमीन बनाता है। माइनस ऑफ H2O। देखो H2O कैसे निकलता है मैं तुम्हें बता दूं, यहां से तो ये 2 हाइड्रोजन जाते हैं और यहां से ये ऑक्सीजन जाता है, ठीक है, जुड़ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या है, कीटो फॉर्म, इनॉल फॉर्म में, इनॉल फॉर्म, या फिर हम इसको इनॉल कीटो नहीं बोलकर, चलो नेक्स्ट इसमें हम चलाव्यता, इसमें चलाव्यता होती है, चलाव्यता टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म से क्या होता है, H और ये OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड C OH
सिंगल बॉन्ड N, 4 NH PH। ठीक है, बाकी एज इट इज उतार दो। ये चला व्यक्ता हुई है इनमें। अभी हम दूसरा स्टेप के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा स्टेप कहता है फेनिल हाइड्रोजन का सेकंड मॉलिक्यूल। अभी हमने सेकंड मॉलिक्यूल से इसकी अभिक्रिया नहीं कराई है। इमीन के समीपवर्ती CHOH समूह को कीटो समूह में चेंज करेगा। अभी हमने कुछ नहीं किया है, अभी दूसरा मॉलिक्यूल से इसका काम में ही नहीं लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसमें क्या होगा, वापस से इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, देखो ये क्या होता है, यहां से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं इस वाले समूह पर, ठीक है, इस वाले बॉन्ड पर हुए हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तुरंत ही ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस सिंगल बॉन्ड पे ट्रांसफर होंगे, बिल्कुल। अब यहाँ से इस पे नाइट्रोजन पर पहले इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पूरा ये ग्रुप बाहर निकल जाता है। ये बाहर कैसे निकलेगा, PHNH माइनस की फॉर्म में। कैसे निकलेगा ये, PHNH माइनस की फॉर्म में। और इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करे हैं, इसलिए इस पे प्लस चार्ज आएगा। लेकिन इसका प्लस चार्ज हम कैसे हटा देंगे, यहाँ से ये H को प्लस की फॉर्म में निकालकर, और ये H प्लस इससे जुड़कर क्या बना देगा, माइनस ऑफ PHNH2। क्या बना देगा, PHNH2। और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड N अब यहाँ दूसरा मॉलिक्यूल इसका अभिक्रिया करेगा। ठीक है, अब इस पे अपन ने इनोल इसको चेंज किया ना, यहाँ H आएगा। अब ये ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो इस पॉइंट का मतलब ये नहीं है, तुम ये कहोगे कि मैडम आपने तो इसमें लिखा है कि सेकंड मॉलिक्यूल समीपवर्ती CHOH को कीटो ग्रुप में चेंज कर देता है। तो चेंज कीटो ग्रुप के साथ देखो चेंज होता है इसमें इंट्रामोलिकुलर अपने आप। अब ये चेंज जो हुआ है कीटो ग्रुप का, वो वापस से फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके फिर से इमीन का फॉर्म बनाता है। तो उसको वापस से रिपीट नहीं करके, इसके संग 2 पॉइंट्स हैं, इसको तुम नोट डाउन और कर सकते हो। अभी रुको, वो लिखाएंगे, पहले इसकी अभिक्रिया कराएंगे। तो इससे क्या प्राप्त होगा, CH डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड N, NH PH, ये बन गया ओसाजोन। अभी रुको, उसके पॉइंट्स लिखाएंगे। ये बन गया ओसाजोन। देखो जो हमने सेकंड पॉइंट लिखाया है, तो ये चेंज कैसे होता है, तो पहले तो अपन ने देखा है, देखो चेंज कैसे हो रहा है। फेनिल हाइड्रोजन मतलब इमीन, फेनिल हाइड्रोजन या इमीन की चलाव्यता, ठीक है, मैं चलाव्यता भी लिख सकते हो, फेनिल हाइड्रोजन की चलाव्यता। दूसरा पॉइंट है एनिलीन के निष्कासन के पश्चात इमिनोकीटोन। एनिलीन
दूसरा पॉइंट है एनिलिन के निष्कासन के पश्चात, एनिलिन के निष्कासन के पश्चात इम्यूनोकीटोन का बनना। ये दोनों पॉइंट तुम एक साथ लिख सकते हो, हमने कर लिया, ये लो ये बन गया। देखो पहला एनिल हाइड्रोजन की चलावकता ये हो गई चलावकता, ठीक है। एनिलीन का निष्कासन ये कर दिया, एनिलीन का निष्कासन के पश्चात इम्यूनोकीटोन का बनना। इम्यूनोकीटोन अब ये बन गया है, ये क्या बन गया इम्यूनोकीटोन। इसके साथ हमने अभिक्रिया किसकी कराई है, फेनिल हाइड्रोजन की एक मॉलिक्यूल की। ये हमने बात करी है ग्लूकोज के साथ इसके निर्माण की। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो पहले स्टेप में क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके इमीनो बनाता है। इमीन बन गया, ठीक है। इमीन बनना या फेनिल हाइड्रोजन बनना बन गया, उसमें चलावकता होती है, एनिलीन का एक मॉलिक्यूल निकलता है, ये कीटो समूह में परिवर्तित होता है। ये कीटो समूह इसके फेनिल हाइड्रोजन के एक और मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया करके ये बनाता है। नेक्स्ट एक तीसरा मॉलिक्यूल अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ओसाजोन बनाता है। अब हम बात करेंगे फ्रक्टोज के साथ इसकी अभिक्रिया की। पॉइंट नहीं बताएंगे, केवल नीचे से हम अभिक्रिया करेंगे। सेम अभिक्रिया है, देखो मैं केवल इसलिए मिटाऊंगी भी यहीं से। पीएच का मतलब है फेनिल समूह, पीएच का मतलब है C6H5, ठीक है। चलो अब हम बनाते हैं कीटोनिक समूह, मतलब फ्रक्टोज के बारे में। C डबल बॉन्ड, ये हमने लिया है अब डी फ्रक्टोज, और यहां भी हम क्या करेंगे, डी फ्रक्टोज। तो डी फ्रक्टोज से अपन देखो पॉइंट वाइज पॉइंट चलेंगे। वही फेनिल हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल कीटोनिक समूह से अभिक्रिया करके इमीन बनाता है। चलो अभिक्रिया करते हैं, H2O निकाल देते हैं। तो पहला तो ये है CH2OH, एज इट इज। कीटोनिक समूह किसमें परिवर्तित हो गया, C डबल बॉन्ड N NH PH, जैसे हमने उसमें किया था, सेम टू सेम। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वही सेम चलावकता करेंगे हम। वही सेम C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड NH, ये भी NH, और ये PH, और ये OH, और ये H। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, वही चलावकता करिए हमने। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और एनिलीन समूह का बाहर निकलना। ये देखो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर, चलो दूसरे पर कलर के पेन, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर, अब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर, और ये पूरा ग्रुप बाहर सेम एज इट इज उसकी तरह निकल गया। PH NH माइनस और यहां से H प्लस, ठीक है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुके हैं, डबल बॉन्ड में चेंज हो गया। चलो इसको डबल बॉन्ड कर देते हैं, C डबल बॉन्ड O, और ये H। कोई दिक्कत नहीं, C डबल बॉन्ड O हो गया। ये डबल बॉन्ड किस में चेंज हो गया, सिंगल बॉन्ड में। लो सिंगल बॉन्ड,
सी की जगह सी लगा दिया। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन आए तो कितना हो गया, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड एन और एच, एच उतार दिया, PHNS2 बाहर निकल गया। अब वही फेनिल हाइड्रोजीन का एक मॉलिक्यूल इसके साथ अभिक्रिया करेगा, H2O निकलेगा और क्या बना देगा, इम्यूनोकीटोन सी, डबल बॉन्ड एन, NH, PH एंड सी, डबल बॉन्ड NH। अब सेम है, वापिस से फेनिल हाइड्रोजीन का एक और मॉलिक्यूल यहाँ अभिक्रिया करेगा, यहाँ से ये NH2H अमीन बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, ओसाजोन। ये हमने बात करी है ओसाजोन के निर्माण की। देखो आज के लेक्चर में हमने बात करी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम रिगार्डिंग ओसाजोन का निर्माण। ओसाजोन का निर्माण कैसे होता है, हम फेनिल हाइड्रोजीन की अभिक्रिया जब एल्डिहाइडिक या कीटोनिक समूह से करते हैं तो फेनिल हाइड्रोजीन कन्वर्टेड इनटू या ग्लूकोज और फ्रक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ओसाजोन व्हिच वन इज क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड येलो इन कलर, येलो कलर का होता है। देन हम बात करें मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म में हमने देखा स्टेप फर्स्ट क्या है, फेनिल हाइड्रोजीन का एक मॉलिक्यूल पहले ग्लूकोज या फ्रक्टोज या एल्डिहाइडिक या कीटोनिक समूह से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करके क्या बनाता है, इमीन बनाता है या फेनिल हाइड्रोजोन बनाता है। देन दिस वन इज फेनिल हाइड्रोजोन इज कन्वर्टेड इनटू क्या, कन्वर्टेड इनटू इम्यूनोकीटोन। कैसे होता है इम्यूनोकीटोन में परिवर्तित, फेनिल हाइड्रोजोन का पहले चलाव्यता होती है टॉटोमेरिज्म, कन्वर्टेड बाय टॉटोमेरिज्म। देन टॉटोमेरिज्म से ये वापिस से इसमें से एक एनिलीन का मॉलिक्यूल निकलता है, क्या बन गया ये, इम्यूनोकीटोन। इस इम्यूनोकीटोन से हम फेनिल हाइड्रोजीन के एक मॉलिक्यूल की अभिक्रिया करते हैं और ये बनता है, देन दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू ओसाजोन। सेम स्टेप है फ्रक्टोज के साथ, सेम स्टेप था ग्लूकोज के साथ। अब ये हमने बात कर ली इसकी, अब हम इसकी बात करेंगे इसके पूरी स्ट्रक्चर की। ओसाजोन की होती है चक्रीय संरचना, क्यों है ये इंपॉर्टेंट, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर तुम्हें किसी भी लेक्चर में स्पीड फास्ट लगती है तो तुम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो अपनी एंड्रॉयड फोन के थ्रू। हम बात कर रहे थे इसकी संरचना के बारे में। CH2OH। अब बात करें बॉन्ड N NH PH, ठीक है। इसको हम हाइड्रोजन को ऐसे लिखना पड़ेगा, PH, ठीक है। NHPH ये हो गया NHPH, ठीक है। ये हो गई इसकी चक्रीय संरचना। इसकी होती है चक्रीय संरचना। ठीक है, ये हो गई ओसाजोन की चक्रीय संरचना, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ओसाजोन। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ओसाजोन।
अब ओसाजोन जो होता है वो मोनोसैकेराइड के परीक्षण में काम आता है। किसमें काम आता है? मोनोसैकेराइड्स के टेस्टिंग में। मोनोसैकेराइड्स के टेस्टिंग में ये काम आता है। क्यों आता है मोनोसैकेराइड्स की टेस्टिंग में? क्योंकि हम जानते हैं ओसाजोन एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जो आसानी से इसको पृथक कर लिया जाता है और इसका बनना हमें पता चल जाता है कि ओसाजोन बना है। इसीलिए मोनोसैकेराइड्स की टेस्टिंग में ओसाजोन का ओसाजोन काम आता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ग्लूकोज का फ्रक्टोज में इंटरकन्वर्जन, ठीक है, या फ्रक्टोज का ग्लूकोज में, फ्रक्टोज का ग्लूकोज में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसको ध्यान रखना, ओसाजोन का निर्माण बाय डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज एंड डी मैनोज। डी ग्लूकोज फ्रक्टोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है और कितनी साइक्लिक स्ट्रक्चर? 1 2 3 4 5 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर है और ये बहुत स्थायी होती है। हम जानते हैं जो 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें तनाव सबसे कम होता है अकॉर्डिंग टू बेयर के तनाव सिद्धांत स्ट्रेंथ थ्योरी हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो ये सबसे स्थायी होने के कारण इसका निर्माण जो होता है वो मोनोसैकेराइड की टेस्टिंग में काम आता है।